नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 48 घंटों से नॉन स्टॉप एक्टिव हैं और अगले 48 घंटे भी ऐसा ही एक्शन दिखेगा। आज भी प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल बहुत बिजी था। आज प्रधानमंत्री ने यूनियन कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग की। अब से थोड़ी देर पहले दो बड़े फैसले लिए गए और उसकी जानकारी देश को दी। पहली बड़ी खबर यह है कि देश के 5 राज्यों के 7,287 गांवों को 6,466 करोड़ रुपए की लागत से 4G मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट्स भी मार्च 2023 तक चलते रहेंगे। ये तो आज की खबर हुई, मगर 48 घंटे बाद मोदी देश की सेना को कई बड़े तोहफे देने वाले हैं। इसके लिए मोदी का नेक्स्ट लोकेशन उत्तर प्रदेश का झांसी है, जहां से मोदी सेना की ताकत भी बढ़ाएंगे और यूपी की पॉलिटिकल पिच पर 22 की एक नई कहानी भी सुनाएंगे। एक दूसरे का सम्मान और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, मोदी ने 22 के लिए यूपी का चुनावी बिगुल बजा दिया है और आज एक बिल्कुल नया स्लोगन दिया है। कर्तव्य, 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 कर्तव्य ही कर्तव्य। देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य। 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य, एक महान संकल्पों की पूर्ति के लिए कर्तव्य। इंडिया को रफ्तार और ताकत देने वाले प्रधानमंत्री के पिछले 48 घंटे एक्शन पैक्ड रहे हैं, मगर मोदी के नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। 24 घंटे पहले मोदी ने सुल्तानपुर में एक्सप्रेस वे पर एक्सप्रेस लैंडिंग की और 48 घंटे के बाद मोदी का हेलीकॉप्टर झांसी में उतरेगा। शुक्रवार शाम को झांसी में क्या होगा, कैसे होगा, इसका पहला ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। क्या आप झांसी के आसमान में उड़ते इन ड्रोन्स की गिनती कर सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम बता देते हैं। मोदी के झांसी विजिट से पहले 5, 10 या 15 नहीं, पूरे 25 ड्रोन्स कैमरे पर देखे। 19 नवंबर को मोदी के झांसी दौरे से पहले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आसमान से फूलों की बारिश से लेकर आत्मनिर्भर भारत के तहत बने मेड इन इंडिया टैंक्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, सबकी प्रदर्शनी लग चुकी है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी ने इंडिया के फ्यूचर का विजन सेट किया है और यह कहा है, जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है। हमारे सामने भविष्य के जो सपने हैं, जो अमृत संकल्प हैं, वो भी पूरे होंगे। ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है। जो रह गया है उसे पूरा करने का है और साथ ही एक नई सोच, नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है। मोदी जब झांसी पहुंचेंगे तो आर्म्ड फोर्सेस को कौन सा बड़ा गिफ्ट देंगे, यूपी के वोटर्स को क्या मैसेज देंगे, थोड़ी देर में आपको सब बताएंगे। मगर उसके पहले एक तस्वीर का जिक्र करना जरूरी है। अब से कुछ घंटों पहले वायुसेना के जिस हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मोदी की लैंडिंग हुई, भारतीय वायुसेना के उन्हीं बिग बॉयज यानी हरक्यूलिस विमान से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने 15 नवंबर को नॉर्दर्न सेक्टर में ऑपरेशन हरक्यूलिस को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में C-17, IL-76 और AN-32 विमानों का भी इस्तेमाल हुआ। यह एक रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन था जिसका मकसद था अपनी तैयारियों को परखना। LAC पर सर्दियों के लिहाज से तैयारियां तगड़ी हैं, मगर देश के भीतर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। झांसी में शुरू हुआ 3 दिनों का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व इसका एग्जाम्पल है। इसके सामरिक मायने भी हैं और पॉलिटिकल मायने भी। रक्षा मंत्री ने आज ये खुलकर कह दिया। आपने देखा होगा कि आजकल देश में बन रहे हाईवे और एक्सप्रेसवे सामान्य आवागमन के साथ साथ युद्धक विमानों के उपयोग में भी लाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले मैं और नितिन गडकरी बाड़मेर में
ऐसे ही एक्सप्रेस वे पर उसी हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से हम लोग लैंड किए थे। अब लोग देखकर बिल्कुल चौंक गए थे, यह करिश्मा भारत में हो रहा है। और यह करिश्मा भी हो सकता है तो हम ही लोगों की सरकार के रहते हो सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्मेटिक लीडरशिप रहते हुए भी हो सकता है। और यह होगा तो उत्तर प्रदेश में, और इस काम को उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मोदी के झांसी दौरे से पहले देश के रक्षा मंत्री फुल ऑन एक्शन में हैं। असॉल्ट राइफल से लेकर आत्मनिर्भर भारत के तहत बने मेड इन इंडिया हथियारों को खुद चेक कर रहे हैं। मगर असली टेस्टिंग तब होगी जब प्रधानमंत्री खुद झांसी पहुंचेंगे। बस कुछ घंटों का इंतजार है, मगर झांसी पहुंचकर मोदी देश की आर्म्ड फोर्सेस को कौन सा नया गिफ्ट देंगे, पहले आपको यह बताते हैं। देश की वायुसेना को मोदी का पहला गिफ्ट होगा इंडिजिनसली डिजाइन्ड और डेवलप किया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उन्हीं LCH की तस्वीरें हैं। इंडियन स्टार्टअप्स के डिजाइन और डेवलप किए गए ड्रोन्स को मोदी भारतीय सेना को सौंपेंगे, जबकि DRDO के डिजाइन किए गए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का तोहफा भारतीय सेना को मिलेगा। इसके अलावा यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत झांसी में 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव भी रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत झांसी में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए प्रपोल्शन सिस्टम्स का प्लांट सेटअप किया जाना है। रक्षा क्षेत्र में भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए मोदी कई दिनों से काम कर रहे हैं। इमरजेंसी के हालात में एक्सप्रेस वे पर विमानों की लैंडिंग से लेकर भारत में बनाए गए सैन्य साजो सामान की क्विक डिलीवरी तक सब कुछ फटाफट हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। मोदी के एजेंडे में इंडिया के नेक्स्ट 25 ईयर्स हैं और वो खुद देश को इस कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं, और इसलिए यह अमृतकाल 25 साल का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो। सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो, परंपरा हो। सदियों की जीवन शैली, आचार विचार में भी कर्तव्य प्राथमिक हो। सदस्यों के मंथन में, वाद विवाद में, संवाद में, समाधान में, हर बात में कर्तव्य सर्वोपरि हो। हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो। अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और जैसा कि हमने पहले बताया, सुल्तानपुर से झांसी तक जो तस्वीरें दिखाई दी हैं या 19 नवंबर को जो तस्वीरें दिखाई देंगी, उसके सामरिक और सियासी दोनों मायने हैं। मोदी के झांसी दौरे में इसकी एक पॉलिटिकल झलक भी दिखाई देगी। वजह साफ है, यूपी में चुनावी बटन ऑन हो चुका है। 19 नवंबर को यूपी में प्रधानमंत्री 6,250 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। महोबा से लेकर झांसी तक, पानी की समस्या से लेकर 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क तक सबकी नींव रखेंगे। कई इनॉग्रेशंस भी करेंगे। इस दौरान यूपी के वोटर्स को भी मोदी का 2022 वाला मैसेज क्लियर होगा। डबल इंजन की सरकार को लेकर डायरेक्ट न सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक हिंट आज ही दे दिया है। हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। असाधारण लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे।
और लोकतंत्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। देश के बीते सालों में देश ने जो हासिल किया है उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पूरी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का ही है। इतनी बड़ी लड़ाई देश ने सब राज्यों को साथ लेकर जिस एकजुटता से लड़ी वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मोदी पिछले 48 घंटों से नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। आज भी डटे हुए थे, अगले 48 घंटे भी डटे रहेंगे। मगर मोदी विरोधी भी सुपर एक्टिव हैं। आज ही प्रियंका ने चित्रकूट में मोर्चा संभाला, महिलाओं में जोश भरते हुए बोली, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अखिलेश भी 22 में बाइसिकल में जान फूंकने के लिए गाजीपुर पहुंचे, जम के सियासी डायलॉग्स मारे। माहौल सिर्फ चित्रकूट, गाजीपुर और झांसी में नहीं बन रहा, सोशल मीडिया पर भी हैशटैग घूमने लगे हैं। कांग्रेस की टाइमलाइन मोदी विरोधी स्क्रिप्ट से भरी पड़ी है। यूपी में भले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन ट्विटर पर योगी और मोदी के खिलाफ जहर उगलने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। एक सैंपल ये रहा, पहले अखिलेश ने आधी अधूरी तस्वीरों के साथ झूठ फैलाया, फिर कांग्रेस के हैंडल ने सेम टू सेम वही टेक्स्ट चिपकाया। मोदी के खिलाफ चुनावी साजिशें देश के भीतर भी हो रही हैं और देश के बाहर भी मौजूद इंटरनेशनल गैंग मोदी के ही पीछे पड़ा है। मगर मोदी को अपनी नहीं, इंडिया की फिक्र है, इसलिए तो आज उन्होंने देश को अभी से सतर्क और सावधान रहने को कहा है। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। बहरहाल, मोदी विरोधियों की सियासत अपनी जगह है, यूपी की चुनावी गणित अपनी जगह है, मगर जब बात देश की आती है तो मोदी का फंडा क्लियर है। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। झांसी से आज इसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। 19 नवंबर को जब मोदी झांसी पहुंचेंगे तो पूरी पिक्चर दिखाई देगी। महाराष्ट्र में हुए दंगों के पीछे कौन था, इसकी पिक्चर भी अब क्लियर होने लगी है। महाराष्ट्र पुलिस की एक रिपोर्ट में दंगाइयों का प्रोफाइल मिल गया है। मालेगांव में जो कुछ हुआ, अमरावती में जिस तरह आगजनी हुई, उसके पीछे नफरत को सोशल मीडिया से कंट्रोल किया जा रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ मुंबई में बैठकर किया गया। दंगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 250 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इस पर हमारे 5 रिपोर्टर्स ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट देखिए और आपको पता चलेगा कि इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। महाराष्ट्र में हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर 10-20 नहीं बल्कि 36 अकाउंट एक्टिव थे।
ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया गया। इन सोशल मीडिया नेटवर्क पर त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर वीडियो डाले गए और फिर इन पर रिएक्शन से लेकर चेन रिएक्शन की साजिश रची गई। ट्विटर पर 26 पोस्ट वायरल की गई, फेसबुक पर 6 पोस्ट के जरिए दंगा भड़काया गया, इंस्टाग्राम पर 5 ऐसी पोस्ट की गई जिससे नफरत बढ़े और हिंसा हो। महाराष्ट्र साइबर सेल के मुताबिक ये सभी 36 अकाउंट फर्जी तरह से बनाए गए थे और अब आईपी एड्रेस के जरिए इनकी पहचान की जा रही है। अब उन पोस्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा जिनके जरिए महाराष्ट्र को आग में झोंकने की पूरी तैयारी थी। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये सारे पोस्ट फेक अकाउंट से किए गए हैं, नाम बदले गए हैं और सांप्रदायिक माहौल तैयार किया गया है। पहली पोस्ट मोहम्मद फैजान नाम के ट्विटर हैंडल से की गई। लिखा गया कि अमरावती में मुसलमानों की दुकान जलाई गई। दूसरी पोस्ट ट्विटर पर ही विपुल भोपले नाम से की गई। इसमें लिखा गया कि नांदेड़ में हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। तीसरी पोस्ट देखिए, ये अन्ना डीएमके नाम के प्रोफाइल से हुई, जिसमें लिखा गया कि मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं और शिवसेना कुछ नहीं कर रही। चौथी पोस्ट जहीर के नाम से है। इसमें लिखा है कि उसने त्रिपुरा में मस्जिदों को तोड़ते देखा है। पांचवी पोस्ट में टीवीएच मुस्लिम नाम के हैंडल ने लिखा है कि अमरावती में मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं। छठी पोस्ट में शिवा ध्रुव नाम के हैंडल की रिपोर्ट है। उसने फेसबुक पर लिखा कि अमरावती में हिंदुओं की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। मेरे पास महाराष्ट्र साइबर सेल की रिपोर्ट मौजूद है जिसे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग रिपोर्ट कहा गया है। ये वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है और इसके अंदर 39 पन्ने हैं और इस पन्नों में 36 प्रोफाइल की डिटेल दी गई है। इन डिटेल्स में वो तमाम पोस्ट मौजूद हैं जिन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में दंगा भड़काने के लिए बाकायदा इस्तेमाल किया गया। 2-3 दिनों के अंदर ही नफरत फैलाने वाली पोस्ट की बाढ़ सी आ गई है। साइबर सेल ने हर एक पोस्ट के नीचे उस पोस्ट की हद लिखी है, यानी वो किस शहर की पुलिस की सीमा के अंदर से बनाए गए फर्जी अकाउंट से हुए। ज्यादातर पोस्ट मुंबई पुलिस की हद से किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये सोशल मीडिया पोस्ट रजा अकादमी से जुड़े हुए लोगों ने किए हैं या फिर किसी और संगठन का इसमें हाथ है। अभी तक इस पोस्ट को करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिलहाल ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र में दंगे की स्क्रिप्ट बहुत पहले तैयार कर ली गई थी। ये रिपोर्ट इसकी गवाही देती है। पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के बाद ही अब महाराष्ट्र पुलिस ने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी है जो इन सोशल मीडिया हैंडल्स के पीछे हैं। महाराष्ट्र में अमरावती, मालेगांव, नांदेड़ में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। यहाँ तक कि अमरावती में कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। महाराष्ट्र में यह हिंसा कैसे, कब शुरू हुई, हिंसा कैसे दंगे में तब्दील हो गई, इसकी पूरी टाइमलाइन समझिए। त्रिपुरा में हिंसा के खिलाफ 12 नवंबर को मालेगांव और अमरावती में रजा अकेडमी समेत कुछ संगठनों ने बंद बुलाया था। 12 नवंबर को दोपहर तक हालात ठीक थे, लेकिन उसके बाद जुलूस निकला और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। इसके बाद 13 नवंबर को बीजेपी ने बंद बुलाया और फिर हिंसा की कई घटनाएं हुई। नासिक रेंज पुलिस के मुताबिक मालेगांव में बंद के दौरान पहले 400 से 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी थी। इसी के बाद मालेगांव में हिंसा भड़की। इस दौरान तोड़फोड़ हुई और एक अस्पताल समेत कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। जब तक पुलिस कुछ कर पाती, 3000 लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया और फिर हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अब तक मालेगांव में 50 और अमरावती में करीब 200 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मालेगांव में हुई हिंसा में 3 पुलिस अधिकारी और 7 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। इनके अलावा कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आई थी। मालेगांव और अमरावती, इस वक्त इन दोनों जगहों पर महाराष्ट्र पुलिस के बड़े अफसर दौरा कर रहे हैं।
सिर्फ मालेगांव की हिंसा में ही अब तक पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को अभी भी मालेगांव पुलिस ढूंढ रही है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने रजा एकेडमी के बैनर के तले बंद का आयोजन किया था। रजा एकेडमी मालेगांव के प्रमुख डॉक्टर रईस रिजवी को भी पुलिस ढूंढ रही है। रईस रिजवी के साथ साथ उनके 2 और साथियों के खिलाफ एफआईआर मालेगांव में दर्ज है। वहीं अमरावती, जहां मालेगांव के अगले दिन हिंसा हुई, उसमें भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। अमरावती में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता तुषार भारती और चेतन गावड़े भी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार हुए पूर्व मंत्री अनिल बोंडे समेत बीजेपी नेताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। भी हिंसा की वारदातें हुई हैं, उस संदर्भ में 35 गुने दाखिल किए गए हैं और अभी तक 188 आरोपी उसमें अटक किए गए हैं। लगभग 40 लाख के लगभग प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। और ये जो 35 घटनाएं हैं, तो ये कुछ राइट के संबंध में है, कुछ दुकानों के लॉस के संबंध में है, या जो भी पत्थर मारने के जो इंसिडेंट्स हैं उनके संबंध में। अमरावती पुलिस विधायक प्रवीण पोटे की तलाश कर रही थी। प्रवीण पोटे खुद ही अमरावती के पुलिस थाने पहुंचे। इसके अलावा नांदेड़ से भी हिंसा और तनाव की खबरें आने लगी थी। देखा जाए तो महाराष्ट्र के कई शहरों को लेकर साजिश रची गई। खास तौर से अमरावती को लेकर बहुत सी फेक पोस्ट वायरल की गई हैं। फर्जी वीडियो से लेकर फेक न्यूज फैलाई गई। महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल की रिपोर्ट में कुछ और जहरीली और दंगा फैलाने वाली पोस्ट देखिए। हर्षिता नाम से ये फेसबुक पोस्ट 2 समुदायों के बीच नफरत बढ़ाने वाली है। अगली फेसबुक पोस्ट हिंदुइज्म नाउ ग्लोबल प्रेस की है। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के खिलाफ फेक तस्वीरें पोस्ट की गई। इसके बाद अत्तार नौमान नाम से झूठी फेसबुक पोस्ट है, जिसमें लिखा है कि पुलिस दंगाइयों का नेतृत्व कर रही है। अगली पोस्ट पावर ऑफ हिंदू के नाम से है। लिखा है कि अमरावती के हिंदू समाज ने करारा जवाब दिया। एक और फेसबुक पोस्ट अरशद 202 नाम से है। इसमें त्रिपुरा में हुई हिंसा के नाम पर नफरती मैसेज लिखा है। त्रिपुरा की हिंसा की खबरों को महाराष्ट्र में दंगा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये बात अब साफ हो चुकी है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट अपलोड किए गए उसमें सांप्रदायिकता का फुल डोज था। इसमें धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया गया। आगे ऐसी और पोस्ट ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। अमरावती में बड़ी तादाद में फोर्स डिप्लॉय की गई है। पुलिस रूट मार्च भी निकाल रही है। अमरावती में पठान चौक, इतवारा बाजार, चित्रा चौक जैसे संवेदनशील इलाकों पर पुलिस का फोकस है, जहां हिंसा का खतरा ज्यादा है। हिंदू मुसलमान इशू खड़ा करते हैं। यही लोग जब चुनाव आते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े निकाल लेते हैं यही लोग, और यही लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते चुनाव जीतने के लिए कि कहीं ना कहीं दंगे हो जाए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, माहौल खराब हो जाए। ये कौन है, ये सबको मालूम है। शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और सरकार की तरफ से आ रहे बयानों के बीच शरद पवार का क्या कहना है? पूरे मामले में रजा एकेडमी पर लगे इल्जाम पर उनकी राय क्या है? इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ शिवसेना में भी उसे बैन करने की मांग उठ रही है। भूमिका की सामंजस्य किया है, याचं कसा मार्ग करता येईल याची प्राथमिक चर्चा केली, पण त्याचा निर्णय घ्यायचे अधिकार ज्यांचे असेल त्यांच्याशी अजून बोलायचे, त्याचा मार्ग निघावायची आमची इच्छा। शरद पवार का कहना है कि त्रिपुरा में जो हुआ उसका असर महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए था, और कुछ लोग हैं जो लोगों को भड़काकर सांप्रदायिक हालात पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये बात उद्धव सरकार की कमियां दूर नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। महाराष्ट्र में जिन जगहों पर दंगे हुए, वहां की स्थानीय पुलिस ने भी सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। मालेगांव में कॉर्पोरेटर अयाज हलचल की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जांच में पाया कि उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अफवाह फैलाई, लोगों को भड़काया, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं एआईएमआईएम का करीबी रहमान शाह भी गिरफ्तार किया गया है। उसने भी कई भड़काऊ बयान देकर
दंगा फैलाने की कोशिश की है। ऐसे कई वीडियोस और पोस्ट की जांच स्थानीय पुलिस भी कर रही है, लोगों की निशानदेही भी की गई है और गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है। अमरावती में हुई हिंसा को लेकर पुलिस से कहां चूक हुई, अब इस पर गौर किया जा रहा है। खुफिया तंत्र के बारे में पूरी एक एनालिसिस किया जाएगा, तहकीकात की जाएगी, भाई कहाँ अंडर असेसमेंट हुई, कहाँ रॉन्ग असेसमेंट हुई, उसके क्या कारण थे वो किया जाएगा और उसमें सुधारने की जो भी हमारी जो प्रयत्न है वो हम करेंगे। अमरावती में हुई हिंसा के बाद हालात पहले से बेहतर हुए हैं। लोग जरूरतमंद की वस्तुओं को खरीद सके, इसलिए 12 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। मालेगांव और अमरावती में महाराष्ट्र पुलिस कोई रिस्क नहीं ले रही, क्योंकि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों की रिपोर्ट से उसकी भी नींद टूट गई है। अगर कोई शाही परिवार से ताल्लुक रखता हो तो उसके हर अंदाज में वो झलक ही जाता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने तलवार से अपना केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। ग्वालियर के अपने महल जय विलास पैलेस में सिंधिया के बेटे महान आर्यमन ने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी की। महान आर्यमन ने पहली बार आज सार्वजनिक तौर पर दोस्तों और समर्थकों के बीच महल में जन्मदिन मनाया। सियासत में आने के सवाल पर महान आर्यमन ने कहा कि पहले वो लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे और उसके बाद राजनीति में एंट्री का फैसला लेंगे। पॉल्यूशन पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत फिर बैठी। पॉल्यूशन पर इमरजेंसी मीटिंग के बाद केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सरकारें सभी पॉल्यूशन हटाने का प्लान लेकर आई, हलफनामा दिया और अदालत को यह भरोसा दिलाया कि हमने पॉल्यूशन दूर करने का प्लान तैयार किया है, जिसका असर कुछ दिनों में दिखने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज पराली, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, जो भी पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, सब पर केंद्र और दिल्ली सरकार के वकीलों से सवाल पूछे। कई जवाबों से अदालत संतुष्ट नहीं थी, कड़ी टिप्पणियां भी की और इस मामले में सुनवाई को 24 तारीख के लिए अब टाल दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पॉल्यूशन पर चल रही पॉलिटिक्स की है। पॉल्यूशन को लेकर कोर्ट में क्या हुआ और पॉलिटिक्स में क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदूषण कम नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स खूब करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, बाहर तू मैं हो रहा था, या यूं कहिए पॉल्यूशन के नाम पर बीजेपी और आप दोनों पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैला रही थी। टोपी ट्रांसफर का काम है, ये बंद करिए कि एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अलग प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी फैल कैसे रही है। कहते थे कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे और दिल्ली को एक अच्छा शहर बनाएंगे, एक धुआंधार शहर। उस धुआंधार शहर की बजाय उन्होंने उसको धुआंदार में कन्वर्ट किया है। पब्लिसिटी पे नहीं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और ग्राउंड पे जब काम करते हैं तो लोगों को बेचैनी होती है। दमघोटू हवा की बात होते होते लड़ाई विज्ञापन पर आ गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सबूत लेकर आए थे। केजरीवाल का पूरा पराली विज्ञान समझाया और 40,000 का कैप्सूल, 16 करोड़ रुपए का विज्ञापन का हिसाब किताब समझाया। कंपोजर है, केमिकल है, उस पे कितना खर्चा हुआ। परचेस ऑफ पूसा बायो डिकम्पोजर कैप्सूल, ये कैप्सूल खरीदा अरविंद केजरीवाल जी ने, कितने में? 40,000 रुपए, ₹40,000। अरविंद जी आपका बहुत धन्यवाद है। ये छोटा विषय नहीं है। आप उत्तराखंड भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं, बाकी सारी जगह इतनी व्यस्तता के बावजूद 40,000 रुपए देकर के आपने कैप्सूल खरीदा और पराली को जलाने के लिए आपने चिंता की और उसको ठीक करने की चिंता की। ये उसके लिए बहुत बहुत हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां अरविंद केजरीवाल जी ने 40,000 रुपए दिए हैं और आगे उसमें बहुत सारा चीज मिलाना भी पड़ता है। गुड़ और बेसन मिलाना पड़ता है स्प्रे करने से पहले। तो गुड़ और बेसन में अरविंद केजरीवाल जी ने 35,000 रुपए खर्च किए, 35,780 रुपए। तो 40,000 रुपए का कैप्सूल खरीदा और फिर गुड़ और बेसन के लिए 35,000 रुपए, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर में रखकर ये गुड़ बेसन और कैप्सूल लेके जाएंगे, उसको स्प्रे करना है। तो ट्रैक्टर भी उन्होंने किराए पे लिया। जो किराए पे लिया ट्रैक्टर, वो कितने में लिया? 13,20,000 रुपए का किराया लगा। ट्रैक्टर लिया किराए पे 13,20,000 रुपए का। और उसके बाद टेंट लगाना पड़ेगा ना, वो उसमें पोस्टर वोस्टर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्प्रे करेंगे, नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कौन कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी फोटो भी लगाई और टेंट लगाया। तो जो टेंटेज था उसके लिए
64,150 रुपया, 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया और 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और प्रकार बीजेपी केजरीवाल के विज्ञापन गणित समझा रही थी, उधर आम आदमी पार्टी जवाब तैयार कर रही थी। केजरीवाल के विज्ञापन का जवाब योगी के विज्ञापन खर्च से दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, होर्डिंग पूरे दिल्ली में पट्टी होती, कभी दिखा उनको? उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अलग प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी फैल कैसे रही है। मसला आज प्रदूषण का है और प्रदूषण के ऊपर मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है उसके आधे पैसे में सभी पराली के प्रबंधन का काम हो सकता है। उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है। राज्य सरकारों के पास टीम है और उसके लिए पूसा इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार का, वो प्रशिक्षण देने के लिए साइंटिस्ट तैयार हैं, वो दिल्ली के अंदर घूम घूम करके काम कर रहे हैं, वो सब जगह करने को तैयार। उस चीज को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। फिक्र इसी बात की है, दिल्ली की जिंदगी सांसद में है, लेकिन जिनको दिल्ली को ऑक्सीजन देनी है वो पॉल्यूशन से सियासी ऑक्सीजन तलाश रहे हैं। पॉल्यूशन की जुबानी फिक्र तो सबको है, लेकिन करना क्या है कोई आगे नहीं आ रहा। टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज भी पॉल्यूशन को लेकर सख्त रहा। केंद्र और दिल्ली सरकार से सीधा सवाल किया, प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के 300 किलोमीटर में 11 थर्मल प्लांटों में से केवल 5 काम कर रहे हैं और सबको बंद कर दिया गया है। जरूरत होगी इस दायरे से बाहर के संयंत्रों को भी बंद कर सकते हैं। 10 साल से अधिक पुराने डीजल या पेट्रोल से चलने वाले कोई भी गाड़ियां सड़क पर नहीं चलेंगी। हमने केंद्रीय कर्मियों के वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार किया, लेकिन हमने पाया कि इन वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में उन्हें कारपूल करने की सलाह दी गई है। पॉल्यूशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के रुख को लेकर चिंता और नाराजगी दोनों जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकाला जा रहा। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को कम करना है तो कोई ठोस उपाय किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी दुख जाहिर किया कि ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ सुझाव दे रहे हैं, ना ही कोई आदेश दे रहे हैं, ना ही कोई ठोस फैसला ले रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट ही कोई सख्त आदेश दे। पॉल्यूशन को लेकर टेंशन है और सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। केंद्र और दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रहा है। नतीजा ये हुआ कि अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी। AQC के दिशा निर्देश के तहत दिल्ली में 21 तारीख तक निर्माण पर रोक रहेगी। 21 तारीख तक सरकारी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त ट्रक को दिल्ली में आने पर रोक दिया गया है। 1000 CNG प्राइवेट बस को कल से हायर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी का छिड़काव किया जाएगा। गैस के अतिरिक्त किसी और फ्यूल पर अगर उद्योग चला जाएंगे तो उस पर फाइन लगेगा। ये सब आज से लागू होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 15 दिनों से राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण से परेशान है तो राहत दिलाने के लिए एयर क्वालिटी कमीशन के डायरेक्शन का इंतजार क्यों था। दिल्ली और केंद्र दोनों सरकारों ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को लेकर अपने प्लान का जिक्र किया और लागू करने की बात भी कही। गाड़ियों के पॉल्यूशन पर बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अपनी कल बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग में मौसम वैज्ञानिक भी शामिल हुए थे और उनके मुताबिक 21 तारीख के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। 21 नवंबर तक दिल्ली में हवा नहीं चलेगी। ऐसे में 21 नवंबर तक कोर्ट कोई सख्त फैसला ना सुनाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 नवंबर तक कुदरत ही आपको बचा लेगी। प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पेशल बेंच को एक सुझाव भी दिया। अपने सुझाव में उन्होंने कहा कि कोर्ट को कोई भी सख्त आदेश पारित करने से पहले 21 नवंबर तक का इंतजार कर लेना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कल जो इमरजेंसी बैठक हुई थी उस बैठक में कई मौसम वैज्ञानिक भी शामिल हुए थे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि 21 नवंबर के बाद ही दिल्ली में हवा चलेगी, जिसके बाद प्रदूषण को लेकर हालात थोड़े सुधर सकते हैं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 21 नवंबर के बाद तो कुदरत खुद ही आपको बचा लेगी। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच पराली पर हो रही बहस से भी सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा। दिल्ली और केंद्र में पराली से प्रदूषण के आंकड़े को लेकर विवाद छिड़ा है और जब यही बात आज दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने उठाई तो सीजेआई की जो टिप्पणी सामने आई उससे समझ सकते हैं कि कोर्ट के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हमारा ध्यान प्रदूषण कम करने पर है। आंकड़ों के मामले को बार बार क्यों उठाया जा रहा है? हम किसानों पर जुर्माना नहीं लगाना चाहते, इसीलिए हमने राज्यों से कहा है कि वो किसानों से बात करें कि वो पराली ना जलाएं। इस पर जस्टिस कांत ने भी सवाल किया। दिल्ली के 5 सितारा होटल में बैठकर लोग किसानों को जिम्मेदार बता रहे हैं कि वो कैसे 30 से 40% प्रदूषण फैलाते हैं। किसान वैज्ञानिक तरीकों का पालन क्यों नहीं कर पाते, इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? दिल्ली की खराब आबो हवा का दोष अक्सर पराली जलाने को दिया जाता है और इसी को लेकर सफर ऐप सरकारी संस्था ने पराली जलाने की घटना और दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी को लेकर रिसर्च शुरू की और फिलहाल के आंकड़े बताते हैं कि जहां पीक स्तर पर 5,500 पराली जलाने की घटनाएं हो रही थी, वहीं 17 तारीख या कहें कि आज सिर्फ 1800 घटनाएं हुई। यानी जो पराली जलाने से दिल्ली के प्रदूषण का शेयर 48% था, वो आज 17 तारीख को पराली का हिस्सेदारी सिर्फ 8% है। यानी कुल मिलाकर हकीकत ये है कि पराली जलने पर दिल्ली की आबो हवा पर फर्क तो पड़ता है, लेकिन जब पराली घटनी कम हो गई और पराली के धुएं की हिस्सेदारी कम हुई, लेकिन उसी अनुपात में दिल्ली की हवा नहीं सुधरी। यानी दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण फैलाने वाले कारक भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ पराली को दोष देकर दिल्ली के प्रदूषण की समस्या से नहीं लड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी का मतलब साफ है। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं होनी चाहिए, सॉलिड काम होना चाहिए, वो नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र को पटाखों पर रोक न लगाने को लेकर भी सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है, जिसका नतीजा भी दिख रहा है। जो अब तक खामोश थे वो अब प्लान बता रहे हैं। हरियाणा और पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम पॉल्यूशन रोक रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि कई जिलों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है, जबकि पंजाब ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए सख्त एक्शन लिए गए हैं। वहीं हरियाणा की ओर से कहा गया कि पानीपत में 2 थर्मल पावर प्लांट बंद किए गए हैं, जबकि पंजाब ने कहा कि पराली जलाने पर जुर्माना लगा रहे हैं। हरियाणा ने कहा कि सीएनजी पीएनजी वाली इंडस्ट्री को छोड़कर सभी को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब ने कहा कि किसानों से अपील करेंगे कि पराली ना जलाएं। दिवाली के बाद से दिल्ली में उठा प्रदूषण का धुआं थम नहीं रहा है। आज भी डराने वाले आंकड़े आए हैं। एक नजर इस डेटा पर भी डालिए। AQI 400 से पार है। AQI 400 से ज्यादा का मतलब क्या होता है? 400 से ज्यादा AQI मतलब 20 से 25 सिगरेट। समझ सकते हैं ये धुआं कितना बीमार कर सकता है और अब इसका असर दिखने भी लगा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।